कि बहुत सारी फौज में तंगी है, माना कि छुट्टी की समस्या है, माना कि बहुत सारी समस्याएं, और ये समस्याओं का मूल कारण होता है सेना के अंदर बहुत ज्यादा कमिटमेंट हो गया है। थोड़ा सा कमिटमेंट कम हो जाए तो जवानों को आराम से नौकरी कर सकते हैं, सारे ऑपरेशनल टास्क कर सकते हैं। मैं ये जानता हूं भारतीय सैनिक कभी भी ऑपरेशन से नहीं भागता, ऑपरेशन से डर नहीं लगता, ट्रेनिंग से उसको डर नहीं लगता। डर लगता है तो ये फुद्दू फड़ाका जिसको बोलते हैं बेकार का काम, और जिसके ऊपर बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों आज बात करूंगा, यदि आप फौज छोड़ने वाले हो, यदि आप प्रिवेचर जानने वाले हो, तो नए नियमों में इतने बदलाव है कि आपको सीधा घाटा होगा, सीधा नुकसान होगा। और यदि आप छोड़ भी रहे तो आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आखिर आपके पास मंथली कितने पैसे होंगे जिससे आपने अपना घर परिवार चलाना है, सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी है, और आपने इस समाज में आके कैसे एडजस्ट होना है। यानी एक जवान यदि वो कलर सर्विस करके आता है या प्रीमेचर आता है, और प्रीमेचर से साथ क्या घाटा होगा और कितना पैसा लेके आएगा, किस रैंक के हिसाब से लेके आएगा, क्या इसका फार्मूला है, कौन कौन से पैसा मिलता है, आइए हम बोर्ड पे आज आपसे बात करना चाहते हैं। संडे है, समझ सकते हो, आज वर्ल्ड कप भी है तो आप उधर भी बिजी होगे, लेकिन ये वीडियो अभी नहीं, बाद में भी कभी भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं कि ये वीडियो लेटेस्ट पीएमआर के नियमों में, अनविलिंग के नियमों के ऊपर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं पेंशन, लाखों का घाटा लगेगा झटका, नए नियमों से सावधान, नए नियमों से सावधान कराना हमारा काम। हम चाहते हैं कि सभी सोल्जर्स हैं, भले आप मत मानो हमारी बात, लेकिन जानो समझो, लगे तो इंप्लीमेंट, ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। तो आपको अपने जो डिसीजन है, जो अपने डिसीजंस लेने हैं, कैरियर के हिसाब से लेने हैं, या प्रीमेचर पेंशन के हिसाब से लेने हैं, या फाइनेंस मैनेजमेंट के हिसाब से लेने, तो उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक जवान पीएमआर, अभी पीएमआर का जो नॉर्मल स्टेटस है, प्रेजेंट टाइम स्टेटस है 0.5% है, सभी को आपको पता है। अब क्या ये 1.5 हो सकता है, जैसे कि पहले चिट्ठी निकली थी कि 31 मार्च 2023 तक 0.5% कर दिया है ड्यू टू कोरोना, उसके बाद संशोधन होगा, लेकिन 2023 की जगह 2024 आने वाली है, कोई भी संशोधन नहीं हुआ। जैसे कि लगातार आर्मी में बदलाव और उसमें कमी, मैन पावर की, आपको समझ रहे हो, बहुत सारी ऐसे सपोर्टिंग आर्म्स है उनको कम किया जा रहा है, फाइटिंग आर्म्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो आप ये सोचो भविष्य में कि पीएमआर का कोटा बढ़ेगा, तो शायद ये अब संभव नहीं है, बट आपको 0.5% के हिसाब से भी जा रहे हो। यदि आप मेडिकली अनफिट हो और आप अनविलिंग कर देते हो भाई मैंने नौकरी नहीं करना है, तो सीधे क्या क्या घाटे हैं, बशर्ते यदि आप अपनी सर्विस पूरी करके जा रहे हैं, उसके अपेक्षा क्या घाटा है, ये भी दोनों हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा नए नियम बता दिए, 0.5% से आप कोटा आपका बढ़ना मुश्किल है। तो आप प्रीमेचर रिटायरमेंट जा रहे हैं या आप सेना को अनविलिंग करके जा रहे हैं, एलएमसी है, आपको क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 15 साल आपकी हो गई है, फिर आप डिसीजन लेने के हकदार है कि आपका अगला कदम क्या होगा, आपकी घर की लाइबिलिटीज क्या होंगी। दोस्तों हम बात करते हैं, बंदा प्रीमेचर जाए या आप कलर सर्विस करके जाओ, जो आपको पैसा मिलता है, एक तो बेसिक पेंशन यानी मंथली पेंशन, इसके ऊपर हम ज्यादा डिपेंड करते हैं कि मंथली पेंशन कितनी मिल रही है। मुझे छोटी मोटी नौकरी मिले, घर के पास मिले या घर के बाहर जाना पड़े, फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम डीएससी में जाएंगे तो फिर फौज में ही रह लेते, ये तो बाहर सिक्योरिटी की 20-25 हजार की करते हैं, तो फिर हमें बचेगा क्या। तो हम घर में, घर के आसपास अपने घर में 20 बच्चों के साथ रह के हमें कहीं जॉब मिलती है, तो उसके लिए हम बात करते हैं, तब हमें 10-15 हजार 20 हजार की जॉब मिल जाती है, और हमारी मंथली पेंशन कितनी है ये हमें डिपेंड, ये मजबूर करती है हमारी प्लानिंग में। और जो पैसा इकट्ठा मिलता है वो आपको, चाहे आप कलर सर्विस हो चाहे प्रीमेचर जा रहे हो, जिस दिन आप लास्ट पे ड्रॉन है, आपका लास्ट पे ड्रॉन है, जब आप जिस महीने जा रहे हो उस महीने की बेसिक पे, उस महीने की एमएसपी, उस महीने की एक्स ग्रुप पे, उस महीने की क्लास पे, ये सारा होता है, और इसी के हिसाब से ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। जैसे कि बेसिक पे आपकी है, आप नाइक है, बेसिक पे जो भी है आपकी 40,000 है, एमएसपी आपकी 5200, एक्स ग्रुप है तो ठीक है तो 6200 वाले और 3600 वाले नहीं है तो फिर आपके लिए लागू नहीं है, क्लास पे 450, 500, 700 जो भी है वो है, इन सबको जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, यानी जो आप बेसिक पे टोटल ले रहे हो उसका डिवाइडेड बाय 2, वो आपकी बेसिक पेंशन बन गई, बेसिक पेंशन बन गई। और इसमें करंट डीए जोड़ दो, जैसे अभी 40% है, करंट डीए जोड़ो तो ये आपकी मंथली पेंशन हो गई। और ये मंथली पेंशन आज के हिसाब से यदि आप कम्युटेशन नहीं लेते हो तो एक किसी की भी 30,000 से कम नहीं है, किसी की भी 30,000 से कम नहीं होगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, डीए मिला के।
ये डीए मिला के सबकी 35-40, यदि नायक हैं आपकी 35 से 40, 45, इस तरीके से सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक 30 से लगाकर आप 45, 40, 47, 50, 55 तक आप ले सकते हो आराम से। यदि आप कम्युनिकेशन लेते हो तो फिर वो आपकी जो बेसिक पेंशन आपकी बनी है, ये जो हिसाब इसका 1/4, 2 का भाग नहीं, फिर आप इस ये बचा है इसको भी आप आधा कर दिए, आधा कर दोगे तो वो मिलेगा और आपको डीए पूरा मिलेगा, तो इस तरह ये कम हो जाएगी। सपोज दैट और क्या क्या मिलता है आपको, ये तो बेसिक मंथली पेंशन हो गई। लीव इन केस का पैसा मिलेगा आपको, 300 देना है तो ज्यादा मिलेगा। आप कम्युटेशन लेना चाहते हो तो, नहीं लेना चाहते हो आपकी मर्जी, लेना चाहोगे तो आपकी मंथली पेंशन कम हो जाएगी, नहीं लेना चाहोगे तो मंथली पेंशन आपकी कम हो जाएगी, नहीं लोगे तो मंथली पेंशन आपकी बढ़ के मिलेगी जो मैंने कहा। आपको एजीआई 8 से 9 लाख मिल जाएगा। आपका जो फंड है, फंड और ग्रेचुटी जो गवर्नमेंट आपको एक एक्स्ट्रा देती है, जैसे आपने 20 साल सर्विस किया है तो 25 साल की देगी, 25 साल किया है तो 30 साल की देगी, 30 साल सर्विस किया है तो आपको 33 साल की देगी, उसमें 5 में 33 साल तक आपको ग्रेचुटी देती है। और ग्रेचुटी में आपकी बेसिक जो आपकी पे है, एमएसपी सब मिला करके एक अमाउंट, लगभग बड़ा अमाउंट मिल जाता है। यदि मैं ये बात करूं कि सिपाही को लगभग कितना मिलता है तो 8-9 लाख सिपाही को मिल जाता है, हवलदार नायब सुवार को 12 से 13 लाख मिलता है, और जिसकी जैसी आप दे सकते हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। ये लगभग पूरा अमाउंट है। आप फंड जिसका अच्छा है, कोई 40 लाख लेके आता है तो कोई 50 लाख, कोई 55 लाख, कोई 60 लाख, कोई 35 लाख, इस तरह का आप अमाउंट लेके आज के सिनेरियो में आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब ये अमाउंट जब आप लेके आते हो, इसको आप क्या आगे फर्दर करोगे, घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, पढ़ाना है, तो ये आज की महंगाई के दौर में बहुत छोटा अमाउंट है। अब आपको इस अमाउंट को बचाना भी है तो आपको मंथली इनकम जरूर चाहिए थी। मंथली इनकम यानी मंथली पेंशन जो आप ले रहे हो, और कोई इनकम का सोर्स, चाहे आप छोटा सा बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में बहुत सारा मारामारी, या आप मजबूरन आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी या कहीं ना कहीं दूसरा पीएसओ वगैरह का जॉब करना पड़ेगा, 20-25 हजार का आसपास का मिल जाता है तो आपका जीवन ठीक ठाक चल सकता है, फिर आप कोई भी रिस्क ले सकते हो। लेकिन अभी आपको यदि कलर सर्विस करके आते हो, आप बोलोगे फिर बताया नहीं, जो नए नियम है आपने बताया कि उसमें जो डिसेबिलिटी पेंशन है इसके ऊपर भी सख्त नियम कर दिए कि आपका एलएमसी हो गया, आपने आरएमएल कर दिया, आपका आरएमबी होगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आपको बोर्ड में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्लॉजेस डाल दिए हैं कि आप हाइपरटेंशन है, शुगर है, हाँ कोई सर्जिकल इंजरी वैसी है उसका तो बोर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये है नया बदलाव जो अभी लागू हुआ है आपके लिए, मेडिकल जो भी एक गाइडलाइंस जारी हुई है, एसओपी जारी हुई है। दूसरा है पीएमआर को आगे उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी, जैसा कि 1/7/2014 के बाद जितने भी प्रीमेचर रिटायरीज आए उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा आजीवन नहीं मिलेगा। बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। यानी जितनी बेसिक पेंशन आपकी मान लो 22,000 20,000 बन रही, तो आजीवन आप देखो उतनी मिलती रहेगी। कब बढ़ेगी, जब 50% डी होगा तब बढ़ेगी, या आपका इनहेंस 80 साल के बाद बढ़ेगी 20%, तब की दुनिया किसी ने देखी है। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन हर 5 साल बाद इसका संशोधन होता है, और जो पुराने हैं पुरानों को नए के साथ जोड़ा जाता है, तो उसमें थोड़ी तसल्ली रहती है। बाकी डीए आपको लगातार हर 6 महीने में जो बढ़ा है वो मिलता रहेगा। यदि आपका कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हो। डिसीजन लेने से एक बार नहीं, आपने 100 बार सोच लेना है। किसी से आप समझ सकते हो, किसी से बात करनी है, हमसे बात करना चाहते हो तो मेरे फोन नंबर है, आप बात कर सकते हो। साहब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, आपका राइट है, आपका हक है, आपको जानना बहुत जरूरी है। आप पुराने जैसी फौज के ऊपर डिपेंड मत रहो कि इतना ले लिया, नहीं, थोड़ा सा अकल लगाओ। इतना सारा काम करते हो, 24 घंटे फौज के काम करते हो, बिजी रहते हो, लेकिन समय अपनी सेहत के ऊपर और अपने फाइनेंस मैनेजमेंट, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, यही जिम्मेदारियों ने हमें आप मजबूर किया है कि हम सेना पे, बॉर्डर पे जाए। नहीं, नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते, देश सेवा करने का शौक है, अभिनेताओं के बच्चे क्यों नहीं जा रहे, क्रिकेटरों की क्यों नहीं जा रहे, कोई भी जाता है, छोटा सा बिजनेस करता है, वो भी फौज में नहीं जाना चाहता, लेकिन किसान के बच्चे हैं या दूसरे बच्चे को जाते हैं, अपना करियर और देश की सेवा दोनों का क्रेज होता है, इसलिए जाते हैं। तो आपके डिसीजन